जो हमारे विजनरी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश पांडे जी जिस टाइम से उन्होंने यहाँ इस यूनिवर्सिटी का चार्ज संभाला तो उन्होंने शुरू से ही इस बात पे फोकस किया कि किसी भी इंस्टीट्यूशन की पहचान उसके एनुमनाइज उसके प्लेसमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। सर हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बेवफा, रात में पढ़ो सुबह सफा। तो मेरा ये सवाल है आपसे कि हम लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस कैसे रखें। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि हमें आजकल पढ़ाई करना भी ज़रूरी होता है और साथ में घर वालों को भी समझाना पड़ता है और इसके साथ साथ हमें अपने प्यार को भी टाइम देना पड़ता है, तो क्या ये तीनों हम एक साथ मैनेज कर सकते हैं? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म यू चर्चा पर। मैं हूं यश और मैं हूं कल्पना। आज की हमारी चर्चा खास तौर पर होने वाली है बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए, जहां हम डिस्कस करेंगे उनके कैरियर, काउंसलिंग एंड कंफ्यूजन के बारे में। हमारे साथ जुड़े हैं आज के एक्सपर्ट बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अतुल गोयल सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका यूथ चर्चा बहुत ही सक्सेसफुल पॉडकास्ट रहे, आपको शुभकामनाएं। सर, आपका भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। सर, हम सभी आपको डॉक्टर अतुल गोयल सर नाम से जानते हैं, तो आप हमें बताइए कि एक अतुल गोयल से डॉक्टर अतुल गोयल तक की कहानी तक का जो सफर है वो कैसा रहा। यस, देखा जाए तो यह बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है, जो कि डॉक्टर बनने का बहुत से एकेडमिशियन हमारे साथ जो बच्चे बनते पढ़ते थे उनका बहुत का सपना रहता था कि हम डॉक्टर बने, हमें भी डॉक्टर का टाइटल मिले। एक रिसर्च एक ऐसी फील्ड है जो कि बाय बर्थ होती है जी। लेकिन आज हम देखते हैं कि जैसे कि हम जो भी प्रोफेशन को चूज करते हैं, देखते डिमांड एंड सप्लाई के क्राइटेरिया से हम उसको देखते हैं कि हमारा इसमें कैरियर में ग्रोथ क्या है, हमारे प्रोस्पेक्ट्स क्या है। तो इस हिसाब से आज बहुत से लोग साइंटिस्ट बनने का जो ऑप्शन है वो चूज करते हैं। उनके लिए उनको पीएचडी करके एक रिसर्च करनी होती है, अपना एक ऑथेंटिकेशन उसमें हासिल करना होता है उन्हें, जिसके बाद उन्हें एक डॉक्टर का टाइटल मिलता है, जिसके बाद डॉक्टर अतुल गोयल जो कि आज हम आप सबसे मुखातिब हैं। और निश्चित ही एक सौभाग्य की बात है कि एक सोसाइटी के लिए कुछ जनरेटिव कुछ ऐसा इन्वेंशन करना या कोई ऐसी रिसर्च करना जो कि सोसाइटी के लिए एडवांटेज फुल हो, तो बहुत से लोग इससे इंस्पायर होते हैं कि हम डॉक्टर का जो। और जहाँ तक हम अपनी जर्नी की बात करें तो हमें बहुत से लोग प्रोफेसर इन प्रैक्टिस भी कहते हैं, क्योंकि हमने अपना एक बिजनेस सेटअप के बाद इस एकेडमिशियन की लाइन को चुना और पीएचडी की डिग्री हासिल करी, जो कि बहुत ही एक आसान काम नहीं होता है, खासकर कि बिजनेसमैन या प्रोफेशनल के लिए एक जमे जमाए काम को खत्म करके कि दूसरा ऑक्यूपेशन को चूज करना, जिसमें कि उन्होंने बहुत सारी उनकी महत्वाकांक्षाएं थी, बहुत सारा उनका परिश्रम भी था। लेकिन जहाँ तक जो मैंने एक जिंदगी की सच्चाई देखी है कि जो इंसान का जीवन है वो त्याग के लिए ना कि भोग के लिए। तो जब हमारे फैमिली बिजनेस में कुछ डिस्प्यूट होने शुरू हुए तो हमें लगा कि नहीं, अब हमें अपना दूसरा कैरियर ऑप्शन तलाशना चाहिए। तो जो हमारा प्रॉपर बिजनेस था वो भी चूंकि मैनेजमेंट और कॉमर्स की फील्ड से ही हम ऑन प्रैक्टिस शुरू से ही रहे, तो एक बरुआ सागर जैसी छोटी सी जगह पे हमारा जो ज्वेलरी डिजाइनिंग का कारोबार था उसमें हमने रेनो टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, सीडीएस से कई आभूषणों को जो डिजाइन करने का काम किया। और इस दौरान हमने कई बुंदेलखंड के राज परिवार, बहुत सारे राजनेताओं, अधिकारियों और उनकी फैमिली के मेंबर्स का बहुत ही कस्टमाइज ज्वेलरी का काम किया, जैसे कि उनके पर्सनल, उनके गले के नाप, उनके आराम कंफर्ट से अलग पीस तैयार करना। तो इस लेवल का व्यापार करने के बाद जब हम एकेडमिशियन लाइन में आए, तो जो कि एक व्यापारी के लिए हमारे ग्रैंडफादर का जो कहना था कि एक व्यापारी सड़क की बालू को भी बेच के पैसा कमा सकता है, और जो हमारे जीन्स में था। और इस तरीके से जब हमने 38 की एज में जब इस प्रोफेशन के चूज किया तो हमें कोई ज़्यादा विशेष इसमें दिक्कत नहीं आई। और आज भी हम अपने बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि जो भी चीज़ कंफर्ट जोन में ना रहें और हमेशा कोई ना कोई चांस लेने की कोशिश करें, जिससे कि अपने वाइब्रेंसी को एक क्रिएट किया जा सके। जो हमारा मनुष्य जीवन है वो बहुत ही दुर्लभ है और हमें इसमें तरह तरह के कामों को प्रमोट करना चाहिए। अपने जीवन में जो चीज़ हम लोगों की इच्छा है उसके हिसाब से हमें अपने कैरियर ऑप्शन को चूज करना चाहिए। तो ऐसे सारे कारण रहे जो कि आज तुम अतुल गोयल को डॉक्टर अतुल गोयल के रूप में देखते हो, और एज ए एकेडमिशियन भी मैं अपने आप को उतना ही सफल पाता हूँ जितना कि एक बिजनेस में सफल था। That is amazing, sir.
जैसे कि अभी आपने बताया है कि आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस ने आपको टीचिंग लाइन में बहुत हेल्प करा, ऐसे ही हम जानना चाहते हैं कि आजकल के जो बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं, जो रूटीन लर्निंग है, जो क्लासरूम लर्निंग है, मेरे अकॉर्डिंग वो इनफ नहीं होती किसी बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए, किसी भी अदर फील्ड के स्टूडेंट के लिए। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो किसी रोल मॉडल को फॉलो करते हैं, किसी कंपनी से इंस्पायर होते हैं, कुछ नोवेल्स को फॉलो करते हैं, बिजनेस नोवेल्स पढ़ते हैं, उनसे आइडियाज़ मिलते हैं उनको। तो आपके अकॉर्डिंग सर इन सभी चीज़ों का स्टूडेंट की पर्सनल ग्रोथ में क्या रोल होता है? जो चीज़ हम देखते थे कि हम अपने स्टडी के दौरान भी ऐसा महसूस करते थे कि नोवेल्स ज़रूर पढ़ना चाहिए बच्चों को, क्योंकि जो टीचिंग हैबिट और रीडिंग हैबिट है और जो कि हमें मेमोरी में रखने की ज़रूरत होती है, उसमें जो सबसे बड़ा बाउंडेशन आता है वो इसी चीज़ का आता है कि हमें पढ़ने की प्रैक्टिस ही नहीं होती है। क्योंकि जब तक हम लोग नोवेल्स में चूंकि ऐसी कहानियां होती हैं जो कि हमें इंटरेक्ट किए रहती हैं, तो उससे स्टार्ट करना हमेशा बहुत ही आसान होता है। और अगर वो नोवेल्स ऐसे हैं जो कि आपको महत्वाकांक्षाएं जागृत करें तो फिर तो कहने ही क्या। जहां तक हम अपनी जर्नी की बात करें तो हमने अपने बचपन में प्रेमचंद के उपन्यासों पे बहुत फोकस किया, खास करके उनका गोदान जो उपन्यास था उसको पढ़ने के बाद तो एक समय हमने ठान ही लिया था कि नहीं, हमारा जो सेकंड ऑप्शन हमेशा से ही प्रोफेसरशिप के लिए रहा, टीचिंग के लिए रहा। क्योंकि जब हमने अपने बिजनेस को स्विच किया तो स्वाभाविक तौर पे हमने प्रोफेसर का ऑप्शन इसीलिए चूज किया क्योंकि हमें कहीं ना कहीं से ऐसा लगता था कि ये हमारे लिए सेकंड बेस्ट ऑप्शन या फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए था। तो इस तरह से हम लोग अपने स्वाद और अपने जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से नोवेल्स का चयन करते हैं, राइटर्स का चयन करते हैं। लेकिन जो एक मेन बात है कि हमें कोई भी राइटर्स जो हम चूज करें वो देखें कि वो एक लिटरेरी टाइप का, इसमें जो कि कमर्शियल वर्जन ना हो के लिटरेरी टाइप अगर हम उपन्यासों का चयन करते हैं तो इससे हमें बहुत ग्रोथ मिलती है। अदरवाइज बहुत से उपन्यास इस तरीके के भी होते हैं जो कि मनोरंजन तो अच्छा देते, जैसे कि अब हैरी पॉटर की बात करें तो वो एक बच्चे के करियर के ग्रोथ के लिए नहीं फायदेमंद हो सकता। हाँ, इमेजिनेशन हो सकता है कि उसमें इंक्रीज कर दे, और एज अ फिल्म डायरेक्टर या स्टोरी राइटर हो सकता है वो उन चीज़ों को मोटिवेट करे। जैसे यहाँ पे हमने जो बात करी कि प्रेमचंद के गोदान के उपन्यास ने जो हमें प्रेरित किया, तो एक समाज सेवा के भाव से, एक सोसाइटी के लिए काम करने के भाव से। और जहाँ तक हमारे जो गाइड डॉक्टर रेणु माथुर थे वो भी अक्सर ये बात करते थे कि अगर आपको इस प्रोफेशन में आना है तो ऐसा सोच के चलो कि पैसा कमाने के लिए ये वाला प्रोफेशन नहीं है, ये हमें केवल एक जीविकोपार्जन प्रदान करता है। जो प्रोफेसर से हम लोग, बहुत से बच्चे भी अट्रैक्ट होते हैं इस प्रोफेशन से, तो इसमें हमेशा हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना होता है कि सोसाइटी को हमने क्या दिया है या क्या दे सकते हैं, इस बात पे ज़्यादा फोकस्ड रहना चाहिए। तो इस तरह से हमें अपने जो भी लिटरेरी वर्क को है, जो भी हमें नोवेल्स का हम चयन करते हैं, और जहाँ तक बात है कि हमारे रोल मॉडल्स कौन से होने चाहिए, तो जो हम बचपन में जिनसे प्रेरित होते थे तो वो थॉमस एडिसन या बिल गेट्स की कहानियों को जब हम सुनते थे कि उन्होंने कई बार फेल्योर के बाद भी अपनी सक्सेस हासिल करी, और यूथ एज में आके लीडरशिप के तौर पे अगर हम कहें तो हमें बराक ओबामा से बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती रहती थी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम एज में और जिस तरीके से एक अश्वेत होते हुए अमेरिका में इनोवेटिव काम किया। तो इस तरह के जो रोल मॉडल हमें खुद ही पर्टिकुलर अपने पर्सन टू पर्सन ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। काफ़ी अच्छा लगा कि आपने बराक ओबामा जी के बारे में बताया कि मतलब जो शिक्षा है वो किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो वो कहीं से भी निखर सकती है। और आजकल का जो ज़माना है सोशल मीडिया का, और आजकल कोई चीज़ मोहताज नहीं है। तो सर आप थोड़ा सा एकेडमिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जो MBA कोर्स क्या है, जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, BA हो, BSc हो, BCom हो, या फिर जो MBA के फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप बताइए कि MBA कोर्स क्या है और इसमें आने के लिए बच्चों के अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। जी सर। यस, जैसा तुमने क्वेश्चन पूछा है, अक्सर ही हमसे जो विद्यार्थी हमारे कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं होते हैं या इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, तो उनके स्वाभाविक ही पहला जो क्वेश्चन होता है कि एक्चुअली मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स ये कैसे मानव जीवन को इतना सभ्य, सुसंस्कृत और प्रोग्रेसिव बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले उन्हें जो सिद्धांत बताया जाता, प्राइज मैकेनिज्म का सिद्धांत बताया जाता। जो भी मैनेजमेंट या कॉमर्स के कोर्स है वो एक वैल्यू डिटर्मिनेशन का साइंस है, और वो वैल्यू डिटर्मिनेशन ना सिर्फ हमें किसी कैरियर में बल्कि हमें अपनी पर्सनल लाइफ में भी वैल्यू डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर होना चाहिए।
जैसे अभी तुमने कभी अगर शेक्सपियर के बारे में पढ़ा हो कि एक बार उन्होंने एक बच्चे को नमक देने के लिए बाजार में भेजा, तो उन्होंने कहा कि इसकी सफिशिएंट कीमत दे के आना, ना तो उसकी कीमत से कम हो ना ज्यादा हो। सोसाइटी में जो भी आज हम अमीरी गरीबी देखते हैं या अनइक्वालिटी देखते हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो रीजन है वो प्राइस मैकेनिज्म, जो हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन का साइंस जो है उसके इंटरप्ट होने की वजह से ऐसा होता है। तो जहां तक बात है कि बच्चे एमबीए का कोर्स क्यों चूज करना चाहते हैं और क्यों उसमें इतना प्रोग्रेसिव वो पाते हैं, और ज्यादातर लोग जो एमबीए में अच्छे कैरियर प्लेसमेंट भी हासिल कर रहे हैं, उसका बेसिक कारण है कि जो इंसान, कोई भी साइंटिस्ट हो, वो भी दावा करता है कि वो नेचर को चेंज करने की ताकत रखता है या उसको मैनिपुलेट करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है वो है मैनेजमेंट। जैसे एक बहुत बड़े डॉक्टर ने एक बार कहा था कि वो कैंसर का इलाज नहीं करते, वो कैंसर को मैनेज करते हैं, उसको सीमित रखने की कोशिश करते हैं, और इस वजह से मरीज की और ज्यादा हालत खराब हो जाती है। इसके कारण हालांकि उनकी काफी आलोचना भी हुई, लेकिन हमारा यहाँ पे जो समझाने का सेंस है वो है कि हम चीजों को मैनेज कैसे करते हैं, वो हर ही साइंस की प्रॉब्लम है एक। और मैनेजमेंट में अगर हम एक्सपर्ट हैं तो लिमिटेड रिसोर्सेज से भी हम अपने जो कैरियर को, जिसको कि हमने कहा कि केवल पैसे को अर्न करना ही कैरियर नहीं होता, बल्कि पैसों को कैसे खर्च किया जाता है और कैसे हम उससे मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल करते हैं, इन सारी चीजों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो एक जो मैनेजमेंट का स्टूडेंट है, अगर वो अपना फैमिली बिजनेस भी करता है या और किसी आर्ट की फील्ड में जाता है या कोई भी अपने पैशन को फॉलो करता है, तो बहुत ही सक्सेसफुल होता है डेफिनेटली। सर, जैसे कि आपने अभी अपनी चर्चा में बताया कि मैनेजमेंट का यूज़ लाइफ की वेरियस फील्ड्स में होता है, तो ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जो बीयू झांसी प्रोवाइड करा रही है? एंड ऑल्सो एक नया कोर्स है बिजनेस एनालिसिस, जो कि बीयू झांसी अभी स्टार्ट करवा रही है, होटल मैनेजमेंट एंड इसके अलावा हॉस्पिटल फील्ड में, जैसे कि आपने कैंसर का अभी एग्जांपल दिया। तो इन चीज़ों में बच्चों को आइडिया नहीं रहता कि इन चीज़ों में भी मैनेजमेंट का यूज़ हो सकता है। यूनिवर्सिटी इस क्षेत्र का एक प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, वो अपनी सोशल ड्यूटीज को बहुत अच्छे से प्ले कर रहा है, और कम से कम फीस में हम लोग स्टूडेंट को वो वैरायटी देने की कोशिश करते हैं जो कि मार्केट की डिमांड भी है, जो कि सोसाइटी की आवश्यकता है, और एज वेल एज स्टूडेंट को भी एक सफिशिएंट कैरियर प्लेसमेंट और एक बैकबोन की तरह उनकी एक आजीविका को सुनिश्चित किया जा सके। तो हमारे यूनिवर्सिटी में कई तरह के मैनेजमेंट के कोर्स इस समय संचालित हो रहे हैं। जैसे कि सबसे प्रीमियम कोर्सों में जो आता है वो हमारा आता है एमबीए फाइनेंस, जिसके लिए हर बार लगभग 2 टाइम्स और 4 टाइम्स एप्लीकेशंस आती हैं, जिनमें कि हम मेरिट के आधार पे बच्चों का एडमिशन देते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो कोर्स है वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो कि हमें मैनेजमेंट के साथ साथ इकोनॉमिक्स की भी कोर इन्फॉर्मेशन, कोर नॉलेज इस तरह से हमें गेन कराते हैं कि जिससे कि हम बड़े बड़े सिविल सर्विसेज के पेपर, जैसे इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज या आरबीआई के गवर्नर तक के लिए भी अप्रोच करने के लायक सिलेबस को उसमें हमने डिजाइन किया है। और इसके अलावा जो तीसरा कोर सेक्टर है इकोनॉमी का, इंश्योरेंस। आज हम देखते हैं कोई भी चीज विदाउट इंश्योरेंस पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक कि अगर हम अमेरिका जैसे देशों की बात करें तो वहां तो विदाउट मेडिकल इंश्योरेंस आपको वीजा भी प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। तो आज हमारा कहने का तो इस तरह का भी एक कोर्स हम लोगों ने डिजाइन किया है, एमबीए बैंकिंग इंश्योरेंस। और इसके अलावा हमारे यूनिवर्सिटी में होटल मैनेजमेंट का कोर्स है एमबीए में, और हमारे यूनिवर्सिटी में मार्केटिंग, एचआर, कोर एमबीए, इस तरह के भी कोर्सेज हैं। तो हमारे पास एक ब्रॉड वैरायटीज ऑफ एमबीए कोर्सेज हैं। और इसके अलावा अगर हम अदर यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट जैसे भी कोर्सों को संचालित किया जा रहा। तो यहाँ पे अगर हम लोग कोर एमबीए फाइनेंस की बात करें तो वहाँ पे क्या स्कोप है, तो हम देखते हैं कि आज हमारे जीडीपी में 27% जो कंट्रीब्यूशन है वो बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर का है। तो एक तो यहाँ पे बच्चों को रोजगार मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। और इसके अलावा स्टार्टअप की अगर हम बात करें तो आज जो स्टार्टअप सबसे ज्यादा सक्सेसफुली निकल के आ रहे हैं, जैसे कि हम पेटीएम या फोन पे या गूगल पे जैसे पेमेंट ऐप, यूपीआई, तो ये सारी की सारी चीजें फाइनेंशियल मैनेजमेंट से चूंकि जुड़ी हुई है, तो स्वाभाविक है कि इनका स्कोप इस समय हमें यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। और जैसा कि लास्ट में आपने जानना चाहा कि बिजनेस एनालिटिक्स के कोर्स के बारे में कुछ, तो बिजनेस एनालिटिक्स आज की फील्ड में हर कॉर्पोरेशन में और हर कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, कास्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के लिए हमें बिजनेस एनालिटिक्स के कोर्स की जरूरत होती है।
हालांकि इस कोर्स के लिए हम लोगों ने जो एंट्री लेवल रखा है वो एनी डिसिप्लिन ग्रेजुएशन को हमने इसमें कहा है, लेकिन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट इसमें बहुत ही जल्दी सक्सेस हो जाते हैं, और अगर कंप्यूटर की नॉलेज है तो भी उनके सक्सेस के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बिजनेस एनालिटिक्स का जो कोर्स फ्रेम हम लोगों ने किया है वो पूरी तरह से इकोनोमेट्रिक सॉफ्टवेयर पे, और हम लोग जो आउटकम, जो बिग डेटा का नाम आज हम सुनते हैं या डेटा माइनिंग का जो नाम हम सुनते हैं और डेटा साइंटिस्ट, इस तरह के कोर्सेस आज विदेशों में इतने ज़्यादा लोकप्रिय है कि जहाँ पे लोग बाग उस पर पीएचडी कर रहे हैं। तो ऐसे कोर्स, और इनमें फुड फ्रेश उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो इसी को हमने कॉम्पैक्ट करके जो एक बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स स्टार्ट किया है, इससे हमें लगता है कि अपने क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको बहुत ही इससे बेनिफिट होगा। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि स्टार्टअप्स और प्लेसमेंट के बारे में, रिसर्च के बारे में, तो सर मेरा आपसे प्रश्न यह है कि प्लेसमेंट और इंटर्नशिप में हमारा विश्वविद्यालय क्या कर रहा है, और जो विश्वविद्यालय की टीएनपी बीयू सेल जो है, तो उसमें किस तरीके से बच्चों को इंटर्नशिप्स प्रोवाइड कराई जा रही हैं, या किस तरीके से जो प्लेसमेंट लगवाई जा रही हैं, तो वो उस तरीके से थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। जो हमारे विजनरी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश पांडे जी, जिस टाइम से उन्होंने यहाँ इस यूनिवर्सिटी का चार्ज संभाला, तो उन्होंने शुरू से ही इस बात पे फोकस किया कि किसी भी इंस्टीट्यूशन की पहचान उसके एनुमनाइज, उसके प्लेसमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो उन्होंने इस इनिशिएट को देना शुरू किया। हालांकि उसके पहले भी हम लोग प्लेसमेंट का अपना रिकॉर्ड रखते थे और कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लेसमेंट मिले, लेकिन इसको उन्होंने एक रेगुलर प्रैक्टिस में कन्वर्ट कर दिया, जिसके लिए हम उनके बहुत ही आभारी हैं, और बहुत ही स्टूडेंट उससे बेनिफिट भी उन्होंने हासिल किया। एक्चुअली जो इंटर्नशिप है वो पढ़ाई के साथ एक जॉब एक्सपीरियंस देना, क्योंकि आज हम देखते हैं कि पता चले कि आज ही हम डिग्री हासिल करके निकले और जिस कंपनी में हमने अपना रिज्यूम सेंड किया वो कह रहे हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, जबकि उनकी कंडीशन है कि उन्हें फ्रेशर चाहिए और उसके साथ साथ वो एक्सपीरियंस की भी डिमांड करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को एक साथ कैसे हैंडल किया जा सकता है, तो हम लोग 4th सेम में अगर 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम कोई है तो हम लोग इंटर्नशिप प्रोवाइड उन बच्चों को कराते हैं, जिससे कि उन्हें वर्क प्लेस पे जाके वहाँ की जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं उनको समझने में मदद मिलती है। और कई बार क्या होता है कि बच्चे जब प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि हमें अपने प्रोफेसर से फटा क्वेश्चन पूछना चाहिए था, नहीं पूछ पाए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि इस तरह का कोई क्वेश्चन है। तो इस तरह की चीज़ें इससे सॉर्ट आउट होती हैं। और यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट रिकॉर्ड अगर इस समय देखा जाए तो कहना चाहिए कि 100% है। हालांकि वो डेटा में नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है कि उन्हें यहाँ से जो प्लेसमेंट मिला कई बार वो बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं होता है, या वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो कई बार वो स्किप कर जाते हैं। लेकिन जब हम लोग एनुमनाई मीट में मिलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जो सारे के सारे बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छे से प्लेस्ड हैं, और जॉब ओरिएंटेशन और एक जो कहना चाहिए कॉमर्शियल कोर्सेज को रन करने में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी बेजोड़ है। तो बीड़ा प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताएं कि अगर जो नया छात्र है और वो इस विद्यालय में की तरफ आकर्षित हो रहा है तो उसको बारे में बताएं कि जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय क्या और सारे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिससे कि आगे बेनिफिट हो। तो सर थोड़ा सा बीड़ा प्रोजेक्ट के बारे में सर थोड़ा सा बताएं। बीड़ा की तुम बात कर रहे हो, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, तो ये एक इस क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। और ये जो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, जिसको कि आप लोग नोएडा के नाम से जानते हैं, तो वहां से इस चीज की प्रेरणा मिली हम लोगों को। तो क्या है कि ये, और इसके पहले कहाँ से प्रेरणा मिली, तो एक बहुत ही मजेदार अगर हम आपको बात बताएं तो कौरव और पांडवों के समय में जब उन्होंने पांडवों को 5 गांव देने से भी कौरवों ने मना कर दिया, तो इंद्रप्रस्थ नाम की एक राजधानी पांडवों ने बसाई थी। और उसके बारे में कहा जाता था कि वहां पे हर तरह के ऑक्यूपेशन करने वाले लोग होंगे, उनको रहने की फैसिलिटी, उनको वहां काम करने की फैसिलिटी, अपने बच्चों को पढ़ाने की फैसिलिटी, मेडिकल सुविधाएं, इस तरह से एक पूरा का पूरा नगर की कल्पना है बीड़ा के रूप में। तो जो बीड़ा का जो पूरा प्रोजेक्ट है ये सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसमें कि करीब करीब 30,000 एकड़ भूमि को उन्होंने ऑक्यूपाई किया है, और इसमें लगभग 60,000 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट करने का सरकार का प्लान है, जिसमें कि एक बहुत बड़ा पार्ट तो केवल भूमि को ऑक्यूपाई करने में ही सरकार का खर्च होगा। हालांकि जब सरकार उसका नगर नियोजन करके और इसको जब इंडस्ट्रियलिस्ट को या पर्सनल यूज के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेगी तो फिर सरकार को इससे कई गुना ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो
तो इस तरह से एक जो सेल्फ फाइनेंस मोड में उन्होंने जो एक स्कीम को प्लान किया है, और इसके बारे में हम तुम्हें बताएं कि सरकार इसमें इंडस्ट्रीज को लाने के लिए कई तरह की योजनाओं को भी साथ साथ में इसको कर रही है। तो जैसे कि जो वर्किंग कैपिटल के लिए सरकार ने 15% सब्सिडी का जो इसमें इंतजाम किया है, और फिक्स कैपिटल के लिए सरकार ने 10% 10% सब्सिडाइड किया है। और इसके अलावा जो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूमशन है वो भी आप सुनोगे तो आश्चर्यचकित रह जाओगे, केवल 4 रुपीज पर यूनिट पर वहाँ पे इंडस्ट्री लगाने वालों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो बहुत ही आशा है कि ये एक सक्सेसफुल जो सरकार का प्रोजेक्ट है। और जब यहाँ पे आ जाएगा तो तुमने सुना होगा कि बुंदेलखंड के बारे में कहा जाता है कि प्रवासी श्रमिकों की यहाँ पे जो समस्या है, बाहर जाके उन्हें रोजगार हासिल करने पड़ते हैं, तो उसमें कई तरह की दिक्कतें आती हैं, सामाजिक दिक्कतें आती हैं। पता चला कि उन्होंने अपने परिवार को छोड़ के और बड़े शहरों की तरफ गए तो उनके परिवार अकेला है, उनकी बच्चियां अकेली हैं, उनकी पत्नी अकेली है, या भाइयों के साथ उनका संपत्ति के लिए फिर विवाद हो गया। तो प्रवासी मजदूरों की समस्या एक बहुत ही ब्रॉड समस्या है जिसके सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होते हैं। तो जब हम अपने मजदूरों को यहाँ पे अपने झांसी डिस्ट्रिक्ट में अगर हम उनको रोजगार प्रोवाइड कराएंगे तो जाहिर है कि यहाँ की दुकानें भी ज़्यादा रन करेंगी। और आज प्रवासी मजदूरों को अगर मॉनेटरी इनकम अच्छी खासी मिलती भी है तो फिर उनकी लेकिन रियल इनकम उसमें से डिडक्ट हो जाती है, क्योंकि जब वो यहाँ वहाँ बड़े शहरों में जाके रहेंगे तो यात्रा पे और वहाँ पे रहने पे उनका बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता। तो बीडा में ना सिर्फ उनकी जो रियल इनकम है वो बढ़ेगी प्रवासी मजदूरों की, बल्कि जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स उनको क्रिएट होते थे वो नहीं होंगे। और दूसरी बात, कई बार बच्चे भी हमारे बाहर नहीं जा पाते थे। जैसे कि आज हम कैरियर प्लेसमेंट में देखते हैं कि कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं, हम गाजियाबाद या नोएडा जाके जॉब नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए भी कई बार यहाँ का प्लेसमेंट जो है वो अधूरा रह जाता था। लेकिन बीडा का जो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल सरकार का होने की वजह से अब इन सारी समस्याओं से हमें एक सॉल्यूशन की उम्मीद है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट तब तक ग्राउंड लेवल पे नहीं आता जब तक कि उसमें जितने लोग इंडल्ज हैं उनको पर्सनल लेवल पे स्किलफुल ना कराया जाए। जैसे कि आपने अभी बात करी है कि कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कि वेरियस फील्ड से रिलेटेड होंगे, तो ऐसी कौन सी स्किल है जो कि स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए जिससे वो ना केवल अपनी पर्सनल ग्रोथ कर सके बल्कि सोसाइटी और कंट्री लेवल पर भी इसको एक अपलिफ्टमेंट दे सके, ग्रोथ दे सके। हमारी यूनिवर्सिटी और हम पर्सनली भी, और एक जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, एनईपी के बारे में तुम लोगों ने जो सुना होगा, तो तीनों के तीनों ही इस बात पे फोकस है कि स्टूडेंट में ना सिर्फ सॉफ्ट स्किल, ना सिर्फ प्रोफेशनल स्किल्स, एक तरह से हम लोग जो भारतीय साहित्य से प्रेरणाएं लेते हैं कि श्री कृष्ण में 64 कलाएं थी, तो इस तरह से एक संपूर्ण इंसान का निर्माण होता है। इंसान का निर्माण केवल इसके लिए नहीं होता कि वो मशीन की तरह कोई प्रोडक्शन करे, उसका जो एक सोसाइटी में उठना बैठना, सोसाइटी में उसका जो कंट्रीब्यूशन, वो भी काउंट किया जाता कहीं ना कहीं। तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम लोग कौन से स्किल्स को अपना के अपने कैरियर को सुदृढ़ कर सकते हैं। तो उस कैरियर के सुदृढ़ीकरण में पेशेवर जो स्किल्स होती हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, जो कि हमारी डिग्री में परिलक्षित होती है। सपोज दैट कि हम लोग बीटेक इंजीनियर हैं या एमबीबीएस डॉक्टर हैं या कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं, जो तो हमारी प्रोफेशनल डिग्री हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे पास सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए कि हमारा कम्युनिकेशन लेवल, वो हमारी एक जो नेचर, जो ईमानदारी का नेचर, ऑनेस्टी है ना, और एक जो होना चाहिए कि एक ग्रुप में काम करने की एबिलिटी। भले ही हम लोग किसी कंपनी में सीईओ ही क्यों डायरेक्ट ना बन जाए, लेकिन अगर हमें जब तक ग्रुप में काम करना नहीं आता है तो ना ही हम अपने वर्कर्स से पूरा फायदा उठा पाएंगे, ना ही अपने पूरे पोटेंशियल को यूज कर पाएंगे, और इस तरह से हम पीछे रह जाएंगे। तो इन स्किल्स पे भी इंसान को जरूर ही काम करना चाहिए। तो पर्सनालिटी, लैंग्वेज और जितनी भी चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकते हैं, और अगर हमारे पास फिर भी टाइम बचता है तो हमें अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आज हम IAS PCS बनना चाहते, केवल इसके लिए सामान्य ज्ञान को अपने बढ़ावा नहीं देना चाहिए हमें, बल्कि हमें इसलिए भी ध्यान देना चाहिए कि हम देश की मुख्य धारा से जुड़ें, उसकी समस्याओं को समझें और उसमें अपना कोई कंट्रीब्यूशन करें। और अगर कंट्रीब्यूशन ना भी कर रहे हैं तो एक जो सिंपैथी का जो भाव होता है वो हमारी जिंदगी को बहुत ही आनंददायक बना देता है। तो इन बातों पे बच्चों को जरूर ही ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले आप एक इंसान हैं, नागरिक हैं, और सबसे पहले सद्भावना की जो भावना होनी चाहिए वो है।
तो सर थोड़ा सा हम अब लौट चलते हैं एकेडमिक्स की क्वेश्चन की तरफ कि सर जिस छात्र ने अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है बीएससी बीकॉम या कुछ भी ग्रेजुएशन कर रखा है तो एमबीए की और वो उसके बाद वो एमबीए में आता है और एमबीए के बाद उसकी क्या करियर पाथ्स हैं जैसे कि कॉर्पोरेट में जॉब्स में गवर्नमेंट जॉब में या फिर वो पीएचडी करे या फिर वो टीचिंग के लाइन में जाए कि जिससे कि वो अपनी जीविका आगे बढ़ा सके, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, वो किस तरीके से उस फील्ड में आगे बढ़े? जैसा कि हमने तो पहले भी बताया कि एमबीए ना सिर्फ हमें जॉब ओरिएंटेड एक स्किल्स डेवलप करता है, हमारे पास एक प्रोफेशनल डिग्री होती है, अदरवाइज हम लोग उसको अगर दैनिक जीवन में भी यूज करते हैं अपने प्रोफेशन में। जैसे कि आज हमारे पास जो भी एमबीए के स्टूडेंट आते हैं उनमें 70% इस तरह के स्टूडेंट होते हैं जिनका कि कोई ना कोई फैमिली बिजनेस है और जिसको कि वो एमबीए की डिग्री के बाद और अच्छे तरीके से रन कर पाते हैं। तो जो हमारा सब्जेक्ट करिकुलम है उसमें हम लोग बच्चों को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ काम करने की स्किल्स देते हैं, अकाउंटिंग स्किल्स देते हैं, और जो हमारे बच्चा हमारे पास एमबीए करके आया है तो वो कई तरह की समस्याओं से बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व कर देता है। जैसे कि आज हम देखते हैं जीएसटी, टैक्स मैनेजमेंट, और इसके अलावा ऑनलाइन जो बिजनेस है उसको ई कॉमर्स। तो इस तरह से कई तरह की एबिलिटियां जब हम लोग एमबीए डिग्री में हासिल करते हैं तो उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही अच्छा चांस अपने अच्छे कैरियर प्लेटफॉर्म के लिए होता है। और अगर हम बड़ी से बड़ी डिग्रियां भी कर लें तो भी हम एक प्रोफेशनल एक वर्क फोर्स बन के रह जाएंगे, लेकिन एक मैनेजर जो है वो इन सारे प्रोफेशनल्स को हैंडल करता है। तो चाहे भले ही हमारे पास हम कंपेयर करें कि यहाँ तक कि अगर हम फिल्म इंडस्ट्री जी की भी बात करें तो भले ही हम अमिताभ बच्चन का या शाहरुख खान या सलमान खान का नाम सुनते होंगे, लेकिन उनको जो डायरेक्ट करने वाला जो डायरेक्टर है एज अ मैनेजर जो इन सारी चीजों को मैनेज करता है, कंपोजिट करता है, तो इस तरह से जो भी एक प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो भी ठीक इसी तरीके से संचालित होती है। भले ही आप सपोज दैट कि स्मार्टफोन को उतना नहीं जानते, लेकिन जो स्मार्टफोन के बारे में जानने वालों को मैनेज करना और उसकी सेलिंग करने वालों को मैनेज करना, तो ये एक बहुत बड़ा स्किल्स जो कि हो जाता है। इसी वजह से एमबीए की जो डिग्री है वो अधिकांश स्टूडेंट को आज की डेट में बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही है। आगे हम इस बात पे चर्चा करना चाहेंगे कि जैसे कि अभी यश ने जॉब के बारे में बात करी, तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का क्या योगदान है? अभी जैसे कि एचआर समिट ऑर्गेनाइज करवाई जा चुकी है 2 बार, तो इसका प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रोवाइड करने के लिए क्या योगदान अभी तक स्टूडेंट्स के लिए रहा है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, पहले भी हमने इस चीज को डिस्कस किया है कि हमारे जो विजनरी वाइस चांसलर प्रोफेसर मुकेश पांडे जी, जिन्होंने यूनिवर्सिटी को A++ रैंकिंग दिलाने के लिए अपना शुरू का पहला कार्यकाल उन्होंने पूरा उसी पे खर्च कर दिया था अपना, और अब वो IRF रैंकिंग के लिए निरंतर प्रयासरत इंस्टीट्यूशन वाइज इस सब में संलग्न है। तो इन सारी प्रैक्टिसेस के बीच में एक जो सबसे बड़ी समस्या आती थी बच्चों का प्लेसमेंट को लेके, जिसके कि सबसे ज्यादा वेटेज भी होते थे, तो उसमें एचआर समिट का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि जब डिफरेंट कंपनीज के बड़े बड़े अधिकारी ने आके यहाँ पे बच्चों को बताया कि उन्हें किस तरह का वर्कफोर्स रिक्वायर्ड होता था, बच्चों को किन स्किल्स पे काम करना चाहिए, और कई बार ऐसा भी देखने में आता था कि बच्चे में स्किल्स है, उसके पास डिग्री है, लेकिन उसको वो प्रेजेंट नहीं कर पाता था। जैसे सपोज दैट कि अब हमारे सामने ही 10 बच्चे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि उनके अंदर क्या स्किल्स है। तो बच्चों में इस हुनर को भी होना चाहिए कि वो अपने स्किल को अपलिफ्ट कर पाए, शो ऑफ कर पाए, है ना। और कई बार कम स्किल्स होने के बाद भी बच्चे इतना अच्छा शो कर देते हैं कि लगता है अरे ये तो बहुत अच्छा बच्चा है। और आमतौर पे ऐसा होता था, एचआर लोग जैसा हम लोगों से डिस्कस करते हैं तो वो बताते हैं, तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि शुरू में वो जो कॉन्टैक्ट है वो ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं, और जब वो देखते हैं कि वास्तव में बच्चे में पोटेंशियल है तभी वो उसको ग्रो देते हैं और तभी उसको वो सर्विस को कंटिन्यू करते हैं। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी स्किल्स हमें सीखनी चाहिए, और फिर उसका प्रेजेंटेशन का एक तरीका, उन्हें एक बार जब चांस मिल जाता है तो कई बार ऐसे भी बच्चे होते हैं कि जो पहले उनको स्किल नहीं थी, लेकिन उन्होंने किसी तरह से अपने रिक्रूटर को प्रभावित करके जॉब हासिल कर ली, लेकिन फिर बाद में वो सर्वाइव कर गए और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। तो इस तरह के डिफरेंट जो केस स्टडीज है वो बताती है कि बच्चों को हर तरीके से तैयार करने के लिए एचआर से इंटरेक्ट होना बहुत ही जरूरी रहता है। इसलिए हमने वो एचआर सबमिट करी थी। हालांकि उसमें हमने केवल एचआर को ना बुला के उन कंपनियों के बड़े अधिकारियों को भी बुलाया था जो कि अपनी वास्तविक रिक्वायरमेंट को
बच्चों के साथ शेयर करें और बच्चे उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड अप करें। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि मतलब जो बिना टैलेंट के भी लोग आगे बढ़ जाते हैं, मतलब किसी के जैसे सुना ही है कि वो एक डायलॉग भी है कि चाचा विधायक हैं, तो उनके थ्रू या उनके माध्यम से वो अपनी कुछ जॉब लगवा लेते हैं, आगे कुछ कर लेते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है हाँ। जो कि तुम ऐसा कह रहे हो कि चाचा, कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत जी, ही प्राइवेट सेक्टर। हाँ, वो बहुत ही एथेंटिक है। वो क्या है कि वो देखता है, अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है वो। जी जो यहाँ पे हमने बात करी है कि बच्चे अपने आप को प्रभावित कर देते हैं, तो वो अपने शो ऑफ करके प्रभावित करते हैं। Extrovert type। भले ही उन्हें स्किल्स थोड़ी सी कम होती है, हम्म। लेकिन वो इस तरह से उसको प्रेजेंट करते हैं, उनका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। और प्रेजेंटेशन। वो भी आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं और हमारे पास कोई बिजनेस आइडिया है, और अगर हम अपने टॉप मैनेजमेंट को उससे सहमत नहीं कर पाए, तो हमारा प्लान धरा रह जाएगा। जब जी। तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ना तो हमें वो कोई फायदा करवाएगा और ना ही कंपनी को फायदा करवाएगा। जी जी और कई बार कई एम्प्लॉय के पास ऐसे अच्छे बिजनेस आइडिया होते हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन ही उस तरीके से नहीं किया गया होता है। प्रेजेंटेशन सही तरीके से तो नहीं हम लोग होता है। अपने कोर्स में जो बच्चों को आजकल जो पीपीटी के अलावा भी जो आधुनिक चैटबॉट टाइप से जो स्लाइड शेयर करने का, और कैनवा जी जो सॉफ्टवेयर आया, उसके बारे में भी बच्चों को इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। तो इन सब चीजों से बच्चों को बहुत ही फायदा होता है। जी जी। तो सर, मेरा आपसे ये भी क्वेश्चन है कि अपने पैशन को करियर में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि पैशन चाहता है करना कुछ और करियर चाहता है कुछ, क्योंकि सबका मेन मोटिव पैसा कमाना ही होता है एंड टू एंड, कि कितना भी हम लोग कुछ कर रहे हैं लेकिन लास्ट में पैसे की ही आवश्यकता पड़ती है। तो हम अपने पैशन को ध्यान में रखते हुए अपने करियर में आगे किस तरीके से बढ़ें, तो ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो हर एक यूथ के जुबान पर रहता है कि हम अपने करियर को ध्यान में रख के आगे कैसे अपना जीविकोपार्जन कर सके। इस संबंध में हमेशा से हमारा ऐसा मानना रहा है कि व्यक्ति को अपने जो उसका स्वभाव, उसका पैशन जो है, उसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। हालांकि भारत जैसे एक देश में जहाँ की एक जनसंख्या का बहुत बड़ा दबाव है, जी और हम ऐसा करियर चूज करना चाहते हैं जो कि डिमांड और सप्लाई के क्राइटेरिया पे सही हो रहा हो। यानी कि जहाँ पे जैसे सपोज दैट कि अगर डॉक्टरों की कमी है, तो डॉक्टरों की इनकम ज्यादा होती है, क्योंकि पर हेड डॉक्टरों की संख्या चूंकि कम है, तो उनके स्किल्स की ज्यादा डिमांड रहती है। जी। और कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड ज्यादा होती है, और कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिनमें कि हमें कर्मचारी नहीं मिलते, जिनकी की सप्लाई बहुत कम है। तो इन दोनों ही केस में हमें अच्छा खासा अमाउंट और एज अ कैरियर हमें अच्छा पैकेज हासिल होने की उम्मीद होती है। जैसे एक टाइम पे हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जी। बहुत अच्छी वेतन हुआ करती थी, क्योंकि उतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं थे और उनका काम बहुत ज्यादा था। हाँ, लेकिन तो- आजकल चैट जीपीटी और ये सारे एआई आ गए हैं, तो इससे उनको बहुत इफेक्ट पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें हमारे कैरियर डिसीजन को प्रभावित करती है। लेकिन हमारा हमेशा से ऐसा मानना रहा है कि भले ही हम एक छोटे से बिजनेसमैन हों या एक बहुत बड़े बिजनेसमैन में, जमीन आसमान का अंतर है। जी जैसे कि हम आज एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो हम अपने आप को कंपेयर करते हैं विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी से, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जो रणजीत में ही नहीं खेल पाते। जी तो फिर उनके बारे में भी हमें सोच के अपने डिसीजन को लेना चाहिए। और इन सब बातों का अगर हम सारांश निकालने हैं, तो यही होता है कि हम अपनी इच्छा से काम करें, जो कि हमारा जो कि पैशन है, जी। और उसी में हमें सक्सेस के चांस ज्यादा होंगे। जी। और जिस काम को करने में हमें आनंद आता है, तो उसमें ऑटोमेटिक हमें ग्रोथ हासिल होने लगती है। जी। और जिस काम को करने में हमें आनंद नहीं आता है, उसमें हमारी कई बार कोशिशें बहुत बेकार चली जाती है। पर्सनल एग्जांपल मैं लेना चाहती हूँ। मेरी फैमिली में ही 2 या 3 ऐसे केसेस हैं जो कि मेरे सिबलिंग्स के, कजन्स के हैं, जो कि किसी और फील्ड में थे, BCA में, BCom में। इवन मेरी जो खुद की बहन है वो BSc की है, B.Ed की है, लेकिन अभी इंस्टेंटली उनका फोकस हो रहा है MBA को लेके, कि MBA करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ट्रेंडिंग में है क्रिप्टो एंड ट्रेडिंग। ये सब सीखने के लिए उन्हें लगता है कहीं ना कहीं हमें MBA करना चाहिए, जिससे कि हम उस फील्ड के बारे में सीख सके। तो एक और सवाल इसके साथ ये भी है कि आपकी इस बारे में क्या राय है कि स्टूडेंट लाइफ में MBA करते करते लोगों को ट्रेडिंग एंड क्रिप्टो के बारे में कितनी नॉलेज होनी चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, इनके बारे में थोड़ी चर्चा करें। आपके एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। तो जी। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी, क्रिप्टो या शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं। जी तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम MBA का ही कोर्स करें।
कई जी। शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं जो कि हमें क्रिप्टो की और शेयर मार्केट की फुड जो वो है एक्सपर्टी दिला सकते हैं। हम्म, और अब बात आती है कि एमबीए की, तो हमने पहले ही बताया कि एमबीए में एक ऐसा अट्रैक्शन है जो हर किसी को अट्रैक्ट करता है। जी। अगर हम अच्छे डॉक्टर भी बन गए, उससे अच्छा है कि हम कोई एक नर्सिंग होम चलाएं, जी क्योंकि जी। तब हमारे अंडर में 50 डॉक्टर होंगे। जी जी। तो इस तरह के लोगों की एक इच्छा रहती है कि हम जो काम करते हैं उस तरह के लोगों को हम ही हैंडल करें। जी। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि केवल डॉक्टर होके डॉक्टर के काम को एंजॉय करते हैं। एक्चुअली दो चीजों के पीछे जो व्यक्तियों की दौड़ होती है कि मनी और पावर। तो पावर भी बहुत से लोग चाहते हैं, तो इसलिए भी उन्हें लगता है कि वो पूरे के पूरे ग्रुप लीडर, टीम लीडर बने। जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो इसी चीज को ऐसे डिवाइड करता है कि चलो अच्छा, हम आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही आप बने रहो, एमबीए करने की जरूरत नहीं है, हम आपको टीम लीडर बनाए दे रहे हैं। क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस भावना को संतुष्ट करना चाहते हैं जो कि एक मनी और पावर दोनों के साथ ही मनुष्यों की पूरी हो सकती है। और रही बात तीसरी कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट को करना चाहिए कि नहीं, तो जहां तक इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट जो है वो हमेशा यही एडवाइज करेंगे कि बच्चों को खुद के कमाए हुए पैसे ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसको उनको वैल्यू भी रहती है उस चीज की। और दूसरा कि जो कि इन्वेस्टमेंट उधार के पैसों से नहीं होता है, जो हमने जो जी। पॉकेट मनी है या जो कि हमने कहीं से पैसा लिया हुआ है, वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा दिनों तक लॉन्ग रन नहीं रहता, उसमें घाटे की भी संभावना रहती है। जी। जी। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा होना चाहिए सेविंग से, और सेविंग कहाँ से होगी, जब आपकी अर्निंग होगी। एग्जैक्टली अर्निंग के लिए हाँ। आप कुछ इंटर्नशिप कर रहे हो कॉलेज के साथ पॉकेट साथ। मनी को बचा के पैसा बचाना वो सेविंग, आई थिंक दैट इज नॉट सेविंग, जी। है ना। तो इस तरह से बच्चों को अपना प्लान करना चाहिए। और अच्छा है अगर वो मैनेजमेंट की फील्ड में आना चाहते हैं, एक्स्ट्रा स्किल हासिल करना चाहते हैं। वैसे हमारा हमेशा ऐसा मानना है कि जब भी हमें कोई जॉब करने का मौका मिले तो जरूर ही करना चाहिए, चाहे वो भले ही छोटी जॉब क्यों ना हो। हम जॉब में रहते हुए भी अपनी स्किल्स को अप करके और डिफरेंट डिपार्टमेंटल इंटरव्यू के माध्यम से भी ऊपर अपनी गुरु कर सकते हैं। हाँ, तो क्योंकि जॉब भी इसलिए जरूरी है मेरे ख्याल से कि जो आपने बताया कि एक आपको एक नियमबद्ध करती है, क्योंकि आप अगर किसी चीज को स्टार्ट करते हैं, जैसे स्टार्टअप, आप खुद का बिजनेस भी रन करना चाहते हैं, तो उसमें कुछ नियम होने चाहिए, कुछ रूल्स होने चाहिए। तो रूल्स एंड रेगुलेशन सीखने के लिए स्टार्टिंग में इंटर्नशिप या जॉब करनी चाहिए। जैसे कि सर ने बताया कि हमारे जो पिछले जो हमारी यूनिवर्सिटी में कई सारे इंटर्नशिप जॉब कई सारे करवा रहे हैं, तो इसका उद्देश्य सिर्फ इतना सा भी है कि आप अपनी पढ़ाई के साथ थोड़ा थोड़ा सा पॉकेट मनी भी निकाल सकें और थोड़ा सेविंग करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकें। क्योंकि उधार के, जैसे सर बिल्कुल सही बताया कि अगर मैंने अभी पिछली बार मैंने खुद का एक स्टार्टअप रन किया था, मैंने एक्चुअली उधार थोड़ा सा ले रखा था दोस्तों से, तो वो अभी तक नहीं चुका पाया हूँ। तो टीम नहीं थी और टीम वर्क ना होने की वजह से जिस वजह से सर लॉस भी हुआ, वो टीम भी सक्सेस नहीं हुई। मैंने अपना खुद का एक चैनल स्टार्ट कर रहा था, क्योंकि सर बिल्कुल सही बात है, हर व्यक्ति चाहता है कि मतलब वो किसी फील्ड में आए और उस फील्ड के साथ साथ वो उस अंडर में लोग काम करें। इस बारे में यस, हम तुमसे कहना चाहेंगे कि एक तो मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि बच्चों को कमाई की तरफ भी उतना ही आकर्षित रहना चाहिए, और जैसे ही मौका मिले तो कोई ना कोई प्रोफेशन को अपनाना चाहिए, कोई भी जॉब को छोटी मोटी को अपनाना चाहिए, या जब भी कोई मौका मिले कुछ काम करने का, कुछ वर्क करने का, कुछ प्रोड्यूस करने का, या कहीं से भी कोई कमीशन हासिल करने का, तो इस तरह के लिए एक्टिव भी रहना चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा पागल भी नहीं होना चाहिए कि नहीं हमें ऐसा करना ही है। तो इसमें एक बैलेंस बना के रखने की जरूरत होती है कि हमें टाइम वैल्यू होना चाहिए कि इस टाइम हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जी। तो और दूसरी बात क्या है कि हमने जैसा कि बताया कि कैरियर का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं होता है। जी। अगर आप अपने घर के कामों में भी थोड़ा बहुत अपना पार्टिसिपेट कर रहे हो और सेविंग कर रहे हो, सपोज दैट कि अभी गर्मी आ गई तो कूलर लगाने के लिए पापा जी बाहर से किसी कारीगर को बुला रहे हैं, और वो काम अगर हमने खुद कर दिया तो जो एक छोटी सी सेविंग हुई, ये भी एक कैरियर ऑप्शन ही होता है। जी। और दूसरी बात कि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हालांकि ऐसा बहुत रिस्की भी रहता है कि अगर हम अनट्रेन्ड वर्कर हैं, करंट लगने का डर हमें हो सकता है। और इस तरह से अगर हम देखें तो एक इकोनॉमी में भी तभी अच्छी मानी जाती है जब हम एक दूसरे से अपने कामों को करवाएं और अपना एक्सपर्टी का काम करें। तो इन सारी बातों को, क्राइटेरिया को ध्यान में रख के अपनी जरूरत के हिसाब से हमेशा हमें अपने डिसीजंस को लेना होता है। जी, सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, अपितु पैसे को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना, कहाँ कैसे खर्च करना,
ये भी एक पॉइंट होता है, क्योंकि अगर आप करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और अगर आपके खर्चे अरबों के हैं तो कोई वर्थ इट नहीं। अगर आप लाख रुपए भी कमा रहे हैं और सिर्फ 1000 खर्च कर रहे हैं तो एक सही मायने में देखा जाए तो ये भी एक मैनेजमेंट का ही हिस्सा होता है। मेरा एक सवाल है कि आपकी नज़र में स्टूडेंट के शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल क्या होने चाहिए? हम हमेशा अपने बच्चों से कहते हैं कि आज तुम अगर पढ़ रहे हो तो आज का तुम्हारा शॉर्ट टर्म गोल है कि परीक्षा में सबसे अच्छे नंबर लाओ। अगर हम इस कमरे में बैठे हुए हैं तो हमारा शॉर्ट टर्म गोल इस कमरे के जो नियमों का पालन करना है, यहाँ पे अपना प्रभाव छोड़ना, और इस तरह से पर डे जो हमारा शॉर्ट टर्म गोल है वो पर डे में भी डिवाइड किया जा सकता है, पर वीक में भी डिवाइड किया जा सकता है, पर मंथ, पर सेमेस्टर, और एक हमारा जो कैरियर अचीवमेंट जिसको कि हम प्रोस्पेक्ट करके आज तो हम देखते हैं कि जो 5 साल की प्लानिंग भारत में की जाती थी उसको भी आज खत्म करके एक रोलिंग प्लान टाइप से लागू कर दिया गया, जो अनवरत योजना के नाम से, कि हम हमेशा अपनी योजनाओं को अपने फ्यूचर गोल के हिसाब से मैनिपुलेट करते रहें। और जब बच्चे एडमिशन लेते हैं तो कई बार इस बात में कॉन्शियस नहीं होते, उन्हें एक बड़ा सपना दिखा दिया गया कि नहीं तुम्हें तो एक कंपनी चलानी है या अपनी कंपनी खोलनी है या बिजनेसमैन बनना है, तो कई बार वो पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन हमारा मानना हमेशा से ऐसा रहता है कि क्लास में तुम हो वहां पे भी फर्स्ट आओ, है ना, जहां पे भी तुम जाओ तो वहां पे अपना प्रभाव छोड़ो। यहाँ तक कि अगर तुम एक रिश्तेदार की शादी में भी गए हुए हो तो वहां तुम्हारे तारीफ होनी चाहिए, तुम्हारे स्किल्स की तारीफ होनी चाहिए, तुम्हें सोशल होने की तारीफ होनी चाहिए। और इस तरह से जब हम लोग एक तारीफ की एक आदत बना देते हैं तो एक बेहतरीन इंसान बनने में हमें बहुत ही इससे मदद मिलती है। और हम देखते हैं कि अगर हम अपने परिवार के चहेते हैं, अपने रिश्तेदारों के चहेते हैं, अपने सोसाइटी के चहेते हैं, तो डेफिनेटली वो बंदा अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में, अपने ऑफिस में भी बॉस का चहेता होगा। जी ऐसा मानना बहुत ही मुश्किल है कि वो हर जगह तो चहेता है लेकिन अपने ऑफिस में चहेता नहीं है। जी जी और हम देखते हैं कि जो ऑफिस में सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो सोसाइटी में भी उतने ही सक्सेसफुल होते हैं, बिल्कुल सही बात। क्योंकि उनको एक सक्सेस की एक ऐसी आदत लग चुकी होती है कि हर काम को वो परफेक्शन से करते हैं। तो परफेक्शन इज अ शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल तो हम कई चीजों से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कहाँ पे अच्छा कैरियर मिलेगा, कहाँ पे ज्यादा पैसा मिलेगा, कहाँ पे ज्यादा पावर मिलेगा, कहाँ पे ज्यादा सम्मान मिलेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म गोल को पहचानना तो बहुत ही आसान है। हमारे जो अगल बगल में बैठे हुए हैं उनसे बेहतर करना, उनसे भी अच्छा प्रतीत होना, और एक्चुअली होना और मैनिपुलेट करने में भी डिफरेंस होता है। जो आजकल हम देखते हैं कि कुछ घटिया पर्सनालिटीज होती हैं जो कि इसको अननेसेसरी मैनिपुलेट करने की कोशिश करती हैं, अननेसेसरी क्रेडिट देने की कोशिश करती हैं। तो इस तरह का इंसान नहीं बनना चाहिए। हमें बनना चाहिए एक वैल्यूफुल, एक पोटेंशियल पर्सन बनना चाहिए जिसके अंदर वास्तव में कुछ कैपेबिलिटी है। आपने बहुत सही बताया कि जैसे फर्स्ट आना भी क्यों जरूरी होता है, क्योंकि अब भरंस कई सारी बातें चलती रहती है कि फर्स्ट हम क्यों आए, और जरूरी नहीं मार्क्स सिर्फ वो डिग्री या मार्क्स या जो वो उसका हिस्सा नहीं होता है आपके पार्ट का, लाइफ का। तो मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि हाँ, जरूरी नहीं कि सिर्फ जो किताबें हैं या जो रैंक है आपकी या जो मार्क्स हैं वो उसका हिस्सा नहीं है आपके लाइफ का, पार्ट का। लेकिन हाँ, ये कई सारे लोगों का मुंह बंद करने का एक तरीका भी होता है कि जहां आप कुछ कह नहीं पा रहे हो अपने शब्दों के द्वारा, वहां आपकी डिग्री और आपकी जो मार्क्स सबका मुंह बंद कर देते हैं। लोगों का एक इंप्रेशन या बात करने का टोन भी अलग पता चल जाता है। अगर कोई व्यक्ति यह बोलता है कि 60% या 50%, तो उसका एक बात करने का लहजा एक अलग रहता है, और सिर्फ वो अपना इतना बोल देता है कि 90% और 95%, तो सामने वाले का तौर तरीका बदल जाता है सामने वाले से बात करने का। तो ये भी जरूरी होता है बात करने के हिसाब से। दूसरी चीज मैं इस बात को भी इंक्लूड करना चाहूंगा कि हाँ, जैसे जो स्टूडेंट्स हैं या ये हमें ये चीज फर्स्ट आना है या फिर कॉलेज में अपने मार्क्स को या अपनी स्टडीज के साथ में अच्छा करना, इस बात का भी प्रतीक होता है कि आपने उस बाउंडेशन में या उस समय के अनुसार आपने उस प्रेशर को हैंडल करके, उसको टैकल करके आपने कितना अच्छा अचीवमेंट पाया है। आप हो सकता है बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे आप वक्ता हो सकते हैं, बहुत अच्छे आप श्रोता हो सकते हैं, बहुत अच्छे राइटर भी हो सकते हैं, लेकिन आप उस टाइम पीरियड में आप कितना बेनिफिट या बेनिफिशियल चीज अपने तरफ से दे सकते हो, वो इस बात का संकेत होती है। सर, आज के सेशन में हमारे साथ हमारे कुछ ऑडियंस स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं, तो अब हम उनके कुछ सवाल, स्टूडेंट लाइफ के कुछ टेढ़े सवाल आपसे टेढ़े-मेढ़े सवाल कुछ टेढ़े-मेढ़े सवाल स्टूडेंट लाइफ के, वो डिस्कस करेंगे आपके साथ।
सर मेरा नाम नित्या राजपूत है और सर मेरा सवाल आपसे ये है कि हमें आजकल पढ़ाई करना भी ज़रूरी होता है और साथ में घर वालों को भी समझाना पड़ता है और इसके साथ साथ हमें अपने प्यार को भी टाइम देना पड़ता है, तो क्या ये तीनों हम एक साथ मैनेज कर सकते हैं? देखो, जो मैनेजमेंट की बात है, फिर से वही एमबीए की डिग्री और उसी के इर्द गिर्द सारी चीजें आपस में कंसंट्रेट होने लगती है। और हमने भी जो अपना पीएचडी की थीसिस की अपनी शॉप पे बैठ के दिखा इसको, हमने जैसे कि हमने शुरू में भी बताया कि हमने अपने प्रोफेशन को स्विच किया, और स्विच करना कितना पेनफुल होता है और कितना मुश्किल होता है इसको हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कौन जान सकता है। तो जहाँ तक घर की बात है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमें समझना चाहिए, और अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए अपना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं और उसी से स्टूडेंट की सही ग्रोथ होती है। और जहाँ तक तुमने प्यार की बात करी, तो इसमें तो तुम्हें एक क्राइटेरिया फिक्स करना होगा कि नहीं, हम इससे ज़्यादा उसमें टाइम स्पेंड ना करें, क्योंकि हर चीज़, जैसे कि अगर हम किसी जायके की बात करें तो एक जो धनिया या पुदीना होता है वो किसी सब्जी को स्वादिष्ट तो बना सकता है, लेकिन अगर उसको हमने ज़्यादा इंसर्ट करना शुरू कर दिया तो वो हमारी एक समस्या क्रिएट कर देता है, उसका स्वाद बिगाड़ना शुरू कर देता है। तो अगर हम इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो हमारी ज़िंदगी को, हमारे करियर को ख़राब कर सकता है। तो इसलिए हमें इन चीज़ के बीच एक बैलेंस बना के कोशिश करनी चाहिए, अपनी प्रायोरिटी को पहचानना चाहिए। जैसे एक स्टूडेंट लाइफ में क्या होना चाहिए, अपना कैरियर गोल है ना, अपना कैरियर मोटिव को हमें फोकस करते हुए उन चीज़ों को, बाकी चीज़ों को न्यूनतम रखने की कोशिश करें, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें। और फिर उसके बाद जब हमें समझ में आता है कि इतना काम तो हमें दिन भर में करना ही है, तो उसको ज़्यादा मेहनत से करें, ज़्यादा देर जाग के करें, कंसंट्रेशन के साथ करें, तो तुम्हारा आउटपुट अपने आप बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से तुम अपनी ज़िंदगी को मैनेज करना चाहिए। थैंक यू सर। सर मेरा नाम आयुषी दीक्षित है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सर कुछ लोग जो बिजनेस के लिए सोचते हैं आगे अपना करने के लिए, तो वो डिग्री क्यों छोड़ देते हैं, और अगर वो छोड़ देते हैं और बाय चांस उनका बिजनेस नहीं चल पाया आगे और उनके पास उनकी डिग्री भी नहीं हुई, तो ना वो घर के होते हैं ना घाट के होते हैं। तो सर इसमें आपकी क्या राय है? बहुत बढ़िया बात है कि ये तो एक जो आपने जो समस्या यहाँ पे प्रकट करी, हमने भी काफ़ी समय से ऐसा महसूस किया कि लोग अपनी डिग्री के लिए, अपने कोर्स के लिए डिग्री को छोड़ दिया, अपने स्टार्टअप के लिए डिग्री को छोड़ दिया, डिग्री के लिए स्टार्टअप को छोड़ दिया। लेकिन एक्चुअली जो समाज की समस्या है कि कई बार बच्चों के पास ऐसा प्रेशर भी होता है कि उन्हें घर के जो रोजगार है उसमें अपना कोई योगदान देना है या पैसे अर्न करने की ज़रूरत है। हालांकि यूनिवर्सिटी सिस्टम में हम लोग अटेंडेंस को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन कुछ मामलों में हम लोग अपने स्टूडेंट को ऐसी छूट देते हैं कि वो अपना कोर्स भी जारी रख सकें और अपना जो पेशा उनका जो है उसको, स्टार्टअप को भी टाइम दे पाएँ और अपनी कोर्स की डिग्री को भी रन कर पाएँ। तो उन्हें जहाँ तक अपने टीचर से बात करनी चाहिए, अपनी समस्या से उनको अवगत कराना चाहिए, तो वो निश्चित ही उनको इस चीज़ का ऑप्शन कराएंगे कि उनको क्लास अटेंड ना करना पड़े या उसमें से कुछ छूट उन्हें हासिल हो जाए। और फिर बड़े आराम से डिग्री, जो स्कूल की शिक्षा और डिग्री की शिक्षा में यही तो एक बेसिक अंतर है। जब हम लोग 12वीं तक की क्लास को जो स्कूली शिक्षा कहते थे, जिसमें हमें वास्तव में बेंच पे बैठ के और जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसको रटने के लिए कहा जाता था, और यहाँ डिग्री कॉलेज है तो आपके व्यवहार की नॉलेज है। अगर आप अपना स्टार्टअप चला रहे हैं तो भी आप अपना एग्जाम आराम से क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि आप अपने स्टार्टअप से ही वो चीज़ सीखते चले जाएंगे जो कि आपको अपने सिलेबस में, अपने क्वेश्चन पेपर में आंसर देने हैं। तो इन चीज़ों को एक दूसरे का विरोधी ना समझ के हमें उसके तारतम्य को समझना होगा। जैसे कि मैथमेटिक्स के फार्मूला होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, अगर हमने 2-4 फार्मूले याद कर लिए तो थोड़ा बहुत ही उसमें चेंज करके तीसरा फार्मूला बन जाता है। इसी तरह से हमारी जो आज का एग्जाम हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम में है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इस चीज़ को फोकस किया गया है। सरकार भी इस बारे में बहुत चिंतित है, और हम देखते हैं कि हमारे विजनरी जो वाइस चांसलर हैं वो भी इस बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित है। तो उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया है बाकायदा कि अगर फाइनल सेमेस्टर में कोई स्टूडेंट अगर अपना डिग्री के साथ अपना कोई स्टार्टअप चलाना चाहता है तो उसको वो परमिट करते हैं, जिसका हमें, इन योजनाओं का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। हेलो सर, माय नेम इज़ निखिल चौरसिया। और सर, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बेवफा, रात में पढ़ो सोया सफ़ा। सर मेरा किताबों को जैसे खोलते ही दिमाग कहीं और भाग जाता है, तो मेरा ये सवाल है आपसे कि हम लोग अपनी पढ़ाई में फोकस कैसे रखें। तुमने जो शुरू की लाइन बोली, एक बहुत अच्छा गाना 3 इडियट्स का है, अल्फा बीटा गामा में जिंदगी गवा दी, और उसी टाइम पे हमें
सबसे ज़्यादा इंजॉयमेंट करने की जो उम्र थी वही हमने पढ़ाई में गवा दी। लेकिन एक्चुअली है क्या कि हम लोग अपने सिलेबस पे फेथ नहीं है हमें। स्वाभाविक बात है कि हमने अपने सिलेबस को पहचाना नहीं, हमने उसकी पोटेंशियल को नहीं पहचाना। जो हमारा सिलेबस है वो हमें कई चीज़ें हमारे जॉब के साथ साथ हमें एक बेहतरीन इंसान बना सकता है, लेकिन हमारी उसका यूटिलाइजेशन क्या है। सपोज दैट कि अगर तुम शुरू से ही एक पॉलिटिशियन बनना चाहते हो और तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ाई की तो हो सकता है कि ऐसा बेकार हो। लेकिन जहाँ तक केमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी है उनके लिए अल्फा बीटा का डेफिनेटली ही यूज है, और कई बार हम अपने ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाते। जैसे कि तुमने महाभारत का प्रसंग तुम्हें याद होगा कि परशुराम ने कर्ण से कहा कि जब आपको इसके ज्ञान की जरूरत होगी तो आपके काम में नहीं आएगा। तो कुछ इसी तरीके का है, हमें अपनी काबिलियत का और अपने ज्ञान का उपयोग कैसे करना वो चीज भी सीखने की जरूरत रहती है। और डिग्री कॉलेज में यूनिवर्सिटी लेवल पे मेन फोकस हम लोगों का वही रहता है, जो स्कूली शिक्षा में आप लोग सीख के आए उसको हम अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे यूटिलाइज करें, कैसे उसको मोनेटाइज करें। तो वो स्किल्स भी एक डिफरेंट स्किल्स है जिसको कि हमें खुद ही अपनी जिम्मेदारी को समझनी चाहिए, ना कि ऐसा कह के काम चलेगा कि अल्फा बीटा गामा में हमने अपनी जिंदगी को गवाया। बात जब शिक्षा की होती है तो आज के इस एपिसोड में हमारे जो स्पॉन्सर हैं गौरी फाउंडेशन, वो इस फील्ड में बहुत ही अच्छा नेक काम कर रहे हैं। अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन यानी कि समाज के पिछड़े हुए वर्ग के जो बच्चे हैं उन तक उनके जन्म सिद्ध अधिकार यानी कि शिक्षा को पहुंचाने का वो बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं जैसे कि डेस्क, फ्री स्टफ, बुक्स, स्टेशनरी, रेगुलर हेल्थ चेकअप एंड ऑल्सो न्यूट्रिशनल फूड। उनके इस नेक काम में मैं तो अपना कंट्रीब्यूट करना चाहूँगी इस QR कोड को स्कैन करके, छोटा सा जितना भी मुझसे हो जाएगा। इसके साथ ही हमारे व्यूअर से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लास्ट में आपको एक QR कोड दिखाया जाएगा। आपका जितना भी सहयोग इस गौरी फाउंडेशन के साइड से बहुत ही आगे काम आएगा उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए, उन तक वो सारे ज़रूरत साधन पहुंचाने के लिए जो वो लैक कर रहे हैं, जो उनको ज़रूरत है। थैंक यू फॉर दिस। हम लोग भी कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। हमने भी गौरी फाउंडेशन की बहुत तारीफ सुनी है, वो जो कि नीडी बच्चे हैं उनके लिए। तो जो कल्पना जी जो स्कैनर है इसका होगा क्या? हम भी इसमें कुछ ना कुछ डोनेट करना चाहेंगे, क्योंकि जो बच्चों की आज नीडी बच्चों की जो समस्याओं को गौरी फाउंडेशन ने इतने अच्छे से उठाया है। थैंक यू सो मच सर, आपका ये सहयोग उन बच्चों के लिए बहुत ही काम आएगा। सर अपना कीमती समय हमें देने के लिए थैंक यू। मेरा भी डन हो गया।